Hello and welcome. Today we are going to start with the first video with the Maharevision series of Science 2. So this is going to be a 15 minutes revision series. ठीक है, इसमें ज़्यादा आपको यहाँ पे मेरे खुद के नोट्स मैंने बनाए हुए हैं. These are my handwritten notes. Okay, यहाँ इसको either you can take screenshot or I have already made it available in the Telegram channel. To join it, if you have not joined till now, the link is in the description box. ओके सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस. फर्स्ट चैप्टर है हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन. हमने सबसे पहले तो इसके पार्ट्स में चीज़ें देख ली है. पार्ट्स में हमने पूरा चैप्टर समझ लिया था. ठीक है, अब हम शुरुआत करने जा रहे हैं रिविजन के साथ में. लेट्स रिवाइज. डीएनए कैरीज हेरिडिटरी कैरेक्टर्स. डीएनए क्या करते हैं? हेरिडिटरी कैरेक्टर्स कैरी करते हैं. हेरिडिटी की डेफिनेशन क्या है? ट्रांसफर ऑफ फिजिकल एंड मेंटल कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू द ऑफस्प्रिंग. मतलब ट्रांसफर ऑफ फिजिकल, ठीक है, फिजिकल कैरेक्टर्स और मेंटल कैरेक्टर्स हम पेरेंट्स से लेते हैं और वो ऑफस्प्रिंग में जाते हैं. अगर मैं यहाँ पे सिंपल डेफिनेशन बोलूँ तो ट्रांसफर ऑफ बायोलॉजिकल कैरेक्टर्स फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर इज कॉल्ड एज हेरिडिटरी. जीन क्या है? एक बेसिक यूनिट है. किसका? हेरिडिटी का बेसिक यूनिट फॉर हेरिडिटरी. आरएनए मोस्टली फाउंड इन साइटोप्लाज्म. आरएनए क्या होता है? वो हम मोस्टली साइटोप्लाज्म में ही देखते हैं. अब आपका जो टेक्स्ट बुक है ना, आपकी जो टेक्स्ट बुक है, यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो पूरा पैराग्राफ है ना, फर्स्ट पैराग्राफ, इसका मैंने सिर्फ 3 से 4 पॉइंट्स में चीजें कवर कर ली है. आपको यहाँ पे सिर्फ 5 चीजें बताई गई है और इतना बड़ा पैराग्राफ दिया गया है इसके लिए. ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं. जॉन एंड ग्रेगोर मेंडल क्या थे? सबसे पहले उन्होंने पायोनियर किया था. ही वॉज द पायोनियर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स. मतलब वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर थे और उन्होंने बहुत ज़्यादा डिस्कवरीज की थी इस फील्ड में. ह्यूगो डे वेरिस, उन्होंने म्यूटेशनल थियरी निकाली थी. अब यहाँ पे एक बात जानना इंपॉर्टेंट है कि अगर आपको एग्जाम में आता है तो वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या पूछने वाले हैं कि कौन से कंसेप्ट, मतलब कौन सा जो वो कंसेप्ट था और किसने उसको डिस्कवर किया था. तो यहाँ पे अगर कंसेप्ट की बात करें तो कंसेप्ट था म्यूटेशनल थियरी और किसने डिस्कवर किया था? ह्यूगो डे वेरिस. देन द नेक्स्ट डिस्कवरर वाज वॉल्टर एंड सुल्तान. they found the paired chromosomes in grasshopper. उन्होंने paired chromosomes देखे grasshopper में. Then fourth was the trio of scientists. ठीक है, उसको हम trio of scientists भी कहते हैं. यहाँ पे टेक्स्ट बुक में नाम मेंशन है, अगर आप चाहे तो वो भी एक यहाँ पे नोट्स में इंक्लूड कर सकते हैं. ठीक है, कि इनकी ट्रियो ऑफ साइंटिस्ट थी करके. ओके, यू कैन जस्ट लुक हियर. सी दिस ट्रियो ऑफ साइंटिस्ट. ट्रियो ऑफ साइंटिस्ट ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, आई एम नॉट इंक्लूडेड हियर, लेकिन हाँ आप चाहे तो लिख सकते हैं. ऑसवर्ड एवरी, एमसीलिन, एमसी क्या थी? कोलिन मैक्लियोड. लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऑफ डीएनए एक्सेप्ट वायरसेस. उनकी यही थ्योरी थी कि सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के पास में डीएनए होता है लेकिन वायरसेस में नहीं होता है. फ्रांकोइस जैकब एंड जैक मोनार्ड, उन्होंने कौन सी कंसेप्ट निकाला था? मॉडर्न ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस. मॉडर्न ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, उन्होंने ये कंसेप्ट निकाला था. तो 5 साइंटिस्ट थे. चलिए रिवाइज करते हैं. 5 साइंटिस्ट. जॉन एंड ग्रेगोर मेंडल, he was the pioneer of modern genetics. Second was वॉल्टर एंड सुल्तान. उन्होंने पेयर्ड क्रोमोसोम्स देखे थे. किसमें? पेयर्ड क्रोमोसोम्स वर फाउंड बाय देम इन द ग्रासहॉपर, उनको दिखे थे. देन थर्ड वाज द ट्रियो ऑफ साइंटिस्ट. उन्होंने क्या किया था? उन्होंने बताया था कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स में क्या होते हैं? लिविंग ऑर्गेनिजम्स में डीएनए होता है लेकिन वायरसेस में नहीं होता है. देन द फोर्थ वाज ह्यूगो डे वेरिस. उन्होंने क्या बताया था? उन्होंने म्यूटेशनल थियरी निकाली थी. और ट्रियो ऑफ साइंटिस्ट के नाम क्या थे? ट्री ऑफ साइंटिस्ट के नाम थे ऑसवर्ड एवरी, एमसीलिन, एमसी कैथी एंड कोलिन मैक्लियोड. अब मुझे ऐसा लगता है कि इतने नाम आप याद नहीं करना है, इतने इंपॉर्टेंट नहीं है ये नाम याद करना, लेकिन हाँ ट्री ऑफ साइंटिस्ट ऐसा करके आप टाइटल करके लर्न कर दीजिए और ये एक कंसेप्ट एक याद कर लीजिए. अब फ्रांकोइस जैकब एंड जैक मोनार्ड, उन्होंने क्या किया था? दे फाउंड मॉडर्न ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस. अभी हमारी मेन जो कंसेप्ट है ना, यहाँ से यहाँ तक की, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की द ट्रांसक्रिप्शन. लेट मी जस्ट शो यू. ठीक है, तो यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, ट्रांसलोकेशन, तो यहाँ तक मतलब 1.5 पेज मैंने कन्वर्ट कर दिए. कहाँ पे? 1.5 पेज मैंने
एक पेज में कन्वर्ट कर लिया है यहाँ पे, ठीक है। ये मैंने सिर्फ 2-3 पेजेस की नोट्स है, देखिए आपको दिख रहा है पीडीएफ में भी 3 पेजेस की नोट्स है, उससे ज्यादा नहीं है, पूरा चैप्टर मैंने 3 पेजेस में यहाँ पे बता दिया है आप लोगों को। ओके, द सेंट्रल डॉग्मा प्रोसेस। सेंट्रल डॉग्मा प्रोसेस क्या है? प्रोसेस ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस बाय डीएनए थ्रू आरएनए विद द हेल्प ऑफ, मतलब सेंट्रल डॉग्मा प्रोसेस की डेफिनेशन है कि प्रोसेस ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस होता है बाय डीएनए थ्रू आरएनए, मतलब डीएनए की मदद से हम प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं थ्रू आरएनए। With the help of RNA, information about protein synthesis from DNA is passed in cytoplasm and protein synthesis occurs as per requirements. So, RNA की मदद से हम information about protein synthesis DNA से लेते हैं, मतलब जो भी information है protein synthesis की वो हम DNA से लेते हैं, वो is passed in cytoplasm, वो cytoplasm में फिर हम मतलब DNA से information लेके हम cytoplasm में वो information डाल देते हैं और प्रोटीन सिंथेसिस वहां पे होता है। अब ये नहीं समझा ना, इट्स ओके, कोई बात नहीं, ये सेंटेंस छोड़ दीजिए। बाकी का जो है ना डिस्क्रिप्शन, ये पूरा डिस्क्रिप्शन ही इंपॉर्टेंट है, मतलब ये जो लाइन है ये इसमें समझ जाएंगे आप लोगों को। ये जो है ना सेंट्रल डॉग्मा प्रोसेस, ये तीन स्टेप्स में होती है। 3 स्टेप्स क्या है? ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन एंड ट्रांसलोकेशन। बड़े बड़े हेडलाइंस में आपकी टेक्स्ट बुक में यहाँ पे दिया गया है, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन एंड ट्रांसलोकेशन। लेट्स सी व्हाट इट इज। Transcription, formation of mRNA from DNA. mRNA is produced as per the sequence of nucleotides on DNA inside the nucleus. ये भी डेफिनेशन नहीं समझी? ओके, अब यहाँ से हमारा मेन पॉइंट समझना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से ही चीजें बहुत मेन प्रोसेस से शुरू हो रही है, और ये जो 2 चीजें अगर आपको नहीं भी समझे हो ना तो इट्स ओके, यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से फोकस कीजिए। द 2 strands ऑफ डीएनए। अब सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि यहाँ पे डीएनए को 2 strands होते हैं। कितने strands होते हैं? 2 strands होते हैं। द 2 strands ऑफ डीएनए सेपरेट फ्रॉम ईच अदर। सो 2 strands है डीएनए के, ठीक है, ये पहला स्ट्रैंड है और ये दूसरा स्ट्रैंड है, ठीक है, पहला स्ट्रैंड और दूसरा स्ट्रैंड, मतलब ऐसे रहते हैं पहले तो। ये आप अगर ये निकाल दीजिए फॉर अ मिनट के लिए, ये दूर कर दीजिए, सिर्फ इतना फोकस कीजिए, इतना 3, ये ऐसे होता है डीएनए हमारा, ये पहला स्ट्रैंड होता है, ये दूसरा स्ट्रैंड होता है। ओके, समझा आप लोगों को? अभी नेक्स्ट पॉइंट है, ओनली वन ऑफ द 2 strands ऑफ डीएनए आर यूज्ड फॉर दिस प्रोसेस। हम सिर्फ एक ही स्ट्रैंड यूज करते हैं, जैसे यहाँ पे देखिए मैंने सिर्फ यही स्ट्रैंड यहाँ पे यूज की है, और उस स्ट्रैंड को कहते हैं हम टेम्पलेट स्ट्रैंड। क्या कहते हैं? टेम्पलेट स्ट्रैंड। द सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स इन एमआरएनए बीइंग प्रोड्यूस्ड इज ऑलवेज कंटेम्पररी, ठीक है। द सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स इन एमआरएनए। अब ये जो है ना, ये नया आपको दिख रहा है, कुछ तो भी बीच में आया हुआ, ये तो सिंपल है, लेकिन ये नया है ना कुछ तो भी। अब ये जो नया आया है ना, इसको कहते हैं हम एमआरएनए। मतलब देखिए, मैं और एक बार क्लियर कर रही हूँ चीजें। देखिए, ये जो है ये है एमआरएनए, ठीक है, ये जो है ना ये एक स्ट्रैंड और ये दूसरी स्ट्रैंड, ये है 2 strands ऑफ डीएनए, दीज आर द 2 strands ऑफ डीएनए। और जो स्ट्रैंड यूज हो रही है ना इसके कंटेम्पररी बनाने के लिए, आई मीन इसके मतलब डुप्लीकेट बनाने के लिए, ये जो स्ट्रैंड यूज हो रही है ना इसको हम टेम्पलेट स्ट्रैंड कहते हैं। समझ में आई चीजें? फाइन, ओके। और ये जो है ना इसके कॉम्प्लीमेंट्री बनाया जाता है, कॉम्प्लीमेंट्री। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा फोकस करके जानने, सॉरी, फोकस करके देखिए चीजें, ओके, जस्ट फोकस ओवर हियर एंड सी। यहाँ पे इस इमेज में आपको क्या दिख रहा है? यू आर एबल टू सी, यहाँ पे हमारे पास में ये 2 ही स्ट्रैंड देखिए। पहले तो ये है हमारा एमआरएनए और ये है हमारी टेम्पलेट स्ट्रैंड। तो यहाँ पे हमारे पास में क्या है? हमारे पास में क्या होता है? यहाँ पे हमारे पास गुआनिन, साइटोसिन, एडेनाइन एंड थाइमिन, और यहाँ पे ना ये है आरएनए। मैंने क्या कहा था? ये है एमआरएनए। तो एमआरएनए इज अ टाइप ऑफ आरएनए, करेक्ट है। तो एमआरएनए में जब ये होगा ना तो थाइमिन नहीं होता है डियर स्टूडेंट्स, ठीक है, ध्यान में रखिए, थाइमिन नहीं होता है, वहां पे यूरासिल होता है। इंस्टेड ऑफ थाइमिन वी हैव यूरासिल। गुआनिन के साथ में कौन पेयर बनाता है? गुआनिन के साथ में साइटोसिन बनाता है, एडेनाइन के साथ में थाइमिन बनाता है। लेकिन यहाँ पे ये एमआरएनए होने की वजह से एमआरएनए में क्या होता है? यूरासिल बनता है थाइमिन की जगह। यहाँ पे थाइमिन है, यहाँ पे एडेनाइन बनेगा। यहाँ पे साइटोसिन है तो यहाँ पे गुआनिन बनेगा। क्वाइट इजी।
कोई कुछ डिफिकल्ट नहीं था यहाँ पे, राइट। द सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स इन एमआरएनए बीइंग प्रोड्यूस्ड इज ऑलवेज कॉम्प्लीमेंट्री टू द डीएनए डीएनए स्ट्रैंड यूज्ड फॉर सिंथेसिस, मतलब ये कॉम्प्लीमेंट्री होती है, ये कॉम्प्लीमेंट्री होती है इसको। द एमआरएनए फॉर्म्ड इन न्यूक्लियस कम्स इन साइटोप्लाज्म। अब ये जो फॉर्मेशन हुआ है ना एमआरएनए, ये जो फॉर्म हुआ एमआरएनए, ये न्यूक्लियस के बाहर हो जाता है, साइटोप्लाज्म में चला जाता है। एक और एक चीज यहाँ पे ध्यान देने की ऐसी है कि यहाँ तक जो प्रोसेस हुई है ना, यहाँ तक की 3 स्टेप्स हमने देखे, इन्हीं 3 स्टेप्स को कहते हैं, इन्हीं 3 स्टेप को हम कैसे कहेंगे कि फॉर्मेशन ऑफ एमआरएनए, फॉर्मेशन ऑफ एमआरएनए फ्रॉम डीएनए। हमने एमआरएनए को बनाया डीएनए से, फॉर्मेशन ऑफ एमआरएनए फ्रॉम डीएनए, formation of mRNA from DNA through RNA is called as what? Is called as transcription. Quite easy था, बहुत easy था, transcription इसे हम कहते हैं। अब हमारी फिफ्थ स्टेप से शुरुआत करते हैं। It brings in the coded message from DNA. As per the codons on mRNA, amino acids are supplied by the tRNA. As per the codons, mRNA के हिसाब से हम amino acids are supplied by the tRNA. अमाइनो एसिड्स क्या होते हैं? टीआरएनए, मतलब देखिए ये जो एमआरएनए, ये एमआरएनए आ जाता है साइटोप्लाज्म में, और जैसे ही ये साइटोप्लाज्म में आ जाता है उसके हिसाब से अमाइनो एसिड आने लग जाते हैं, और ये अमाइनो एसिड लाता कौन है? टीआरएनए इसको लाता है। दिस इज कॉल्ड एज ट्रांसक्रिप्शन। मतलब यहाँ तक जो चीज हुई ये ट्रांसक्रिप्शन हुई। मतलब क्या हो रहा है यहाँ तक? व्हाट वाज थिंग, मैंने यहाँ पे एक बात बताई थी कि इसको हम ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं, तो जरूर हाँ इसको ही हम ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं कि फॉर्मेशन ऑफ एमआरएनए, एमआरएनए जो डीएनए से बनता है, एमआरएनए डीएनए से बन रहा है थ्रू व्हाट? थ्रू एमआरएनए is through mRNA as per the sequence of nucleotides on DNA. तो as per the sequence of nucleotides से क्या हो रहा है? अमाइनो एसिड्स रिलीज हो रहे हैं, जिसको हम ट्रांसक्रिप्शन कहेंगे। The amino acids brought in by tRNA are bonded together with the help of rRNA. The ribosome keeps on moving from one end of the mRNA to the other end by the distance of one triplet codon. This is called as translocation. मतलब राइबोसोम जब एक डिस्टेंस से दूसरे डिस्टेंस तक जाता है उसको हम क्या कहते हैं? ट्रांसलोकेशन कहते हैं। अब पेप्टाइड बॉन्ड इज फॉर्म बिटवीन टू अमाइनो एसिड्स, एक पेप्टाइड बॉन्ड बन जाता है। देखिए यहाँ पे ये अमाइनो एसिड है हमारा और ये पेप्टाइड बॉन्ड बन रहा है, इसको हम इसको कहते हैं टीआरएनए। ये होता है टीआरएनए, ये होता है टीआरएनए। एक यहाँ पे और एक बात ध्यान देने जैसी है कि हमारे ट्रिपलेट कोडॉन क्या होते हैं? तो ग्रुप ऑफ 3 न्यूक्लियोटाइड्स, उनको ही हम ट्रिपलेट कोडॉन कहते हैं। और ट्रिपलेट कोडॉन, ट्रिपलेट मतलब देखिए ये हो गए हमारे 3 कोडॉन, ये एक कोडॉन हो गया, दूसरा कोडॉन हो गया, तीसरा कोडॉन हो गया। इन तीनों को मिलके बनाते हैं हम 3 ट्रिपलेट कोडॉन। ये एक न्यूक्लियोटाइड हो गया, ये दूसरा न्यूक्लियोटाइड, ये तीसरा न्यूक्लियोटाइड, इन तीनों को बनके ट्रिपलेट कोडॉन बनते हैं। और इसके लिए इसके ऊपर सिर्फ एक ही, मतलब 3 है, उसके ऊपर एक अमाइनो एसिड। ईच एमआरएनए इज मेड अप ऑफ थाउजेंड्स ऑफ कोडॉन्स। हर एक एमआरएनए, ये जो एमआरएनए, ये एमआरएनए, हर एक एमआरएनए हजारों कोडॉन के साथ बनता है। ये एमआरएनए है, ये हमारा स्ट्रैंड है एमआरएनए का, थाउजेंड्स ऑफ ये इसके साथ में बन जाता है। ठीक है, इफ यू वांट यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट आल्सो। ठीक है, ये प्रोसेस लीजिए यहाँ तक और ये प्रोसेस लीजिए यहाँ तक। ओके, स्क्रीनशॉट ले लिए गए, होप सो। आपको अगर ये अवेलेबल चाहिए हो, पूरा पीडीएफ ही अगर आपको चाहिए हो तो ये टेलीग्राम पे वैसे भी अवेलेबल है, आपको मिल जाएगा आराम से। अमाइनो एसिड्स के बीच में क्या बनता है? पेप्टाइड बॉन्ड बनता है। द लॉन्ग चेन ऑफ अमाइनो एसिड्स कॉल्ड एज पॉलीपेप्टाइड चेन। तो ये जो अमाइनो एसिड्स की बड़ी बड़ी चेन बन जाती है ना, इसको हम पॉलीपेप्टाइड चेन बनाते हैं, कहते हैं। सच मेनी पॉलीपेप्टाइड चेन्स फॉर्म अ कॉम्प्लेक्स प्रोटीन। ये सारे जो अमाइनो एसिड्स के बड़े बड़े पॉलीपेप्टाइड चेन्स हैं, इसको मिला के मतलब एक साथ में आ जाके उसको हम कॉम्प्लेक्स प्रोटीन बन जाते हैं। अब हमारा पूरा थ्योरी पार्ट शुरू हो जाता है, यहाँ से पूरा थ्योरी पार्ट शुरू हो जाता है। ओके, लेट्स स्टार्ट। Evolution. What is evolution? Formation of new species. नए species की formation of new species due to changes in specific characters. Specific characters में changes के वजह से formation of new species, नए species बनते हैं due to changes in specific characters of several generations of living organisms as a response to natural selection is called as evolution. Formation, देखिए मैं एक बार बता रही हूँ आपको, ध्यान दीजिए। Formation of new species, formation of new species due to the changes, formation of new species due to the changes occurring from generation to generation
ड्यू टू द नेचुरल सिलेक्शन इज कॉल्ड एज इवोल्यूशन। ठीक है, आप अगर चाहे तो खुद के मन से भी डेफिनेशन बना सकते हैं। इसमें सिर्फ आपको एक कंसेप्ट ध्यान देने की जरूरत है कि नए स्पीशीज बन जाते हैं क्योंकि बहुत ज्यादा चेंजेस होते हैं, मतलब स्पेसिफिक कैरेक्टर्स में चेंजेस होते हैं सेवरल जनरेशंस के, और एज अ रिस्पॉन्स टू नेचुरल सिलेक्शन ये 3 चीजें ऐड करना ना भूले। और एक बार बता रही हूँ, फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीशीज, ये पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या है कि सेवरल जनरेशन से स्पेसिफिक कैरेक्टर्स में चेंजेस आ रहे हैं। और तीसरा पॉइंट यह है कि एज अ रिस्पॉन्स टू नेचुरल स्टिमुलस, राइट? Sorry, not stimulus. Okay, it's as a response to natural selection is called as evolution. और एक बार बता रही हूँ, formation of new species due to the change in specific characters from several generations due to response of natural selection is called as evolution. Progressive development of plants and animals from ancestors having different structural and functional organization is called as evolution. अब ये तो बहुत ज़्यादा scientific type of definition हो जाती है। यहाँ पे अगर आपको scientific आप ढूंढ रहे हो तो scientific definition ये scientific definition हो सकती है, लेकिन आप सिंपल सी चाहिए तो आप सिंपल सी ले लीजिए। पहला लिविंग ऑर्गेनिज्म कौन सा था? पहला लिविंग ऑर्गेनिज्म था प्रोटोप्लाज्म। प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, ये बहुत हो गई साइंटिफिक डेफिनेशन हमारी। इन एन एनिमल, इफ एन एनिमल डाइज, ये हो गई हमारा कार्बन डेटिंग की मेथड हो जाती है। ठीक है, सबसे पहले हम एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंसेस देख लेते हैं, देन वी लर्न अबाउट दिस कार्बन डेटिंग मेथड। नाम थोड़ा सा चटपटा है ऑफ कोर्स, लेकिन हाँ कंसेप्ट तो बहुत बोरिंग है। ओके, एविडेंसेस ऑफ इवोल्यूशन, एविडेंसेस ऑफ इवोल्यूशन देख लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास में आपको ध्यान देने की जरूरत है कि 6 कितने 1 2 3 4 5 6 तो सबसे पहले मॉर्फोलॉजिकल एविडेंसेस। मॉर्फोलॉजिकल एविडेंसेस आर नथिंग बट अकॉर्डिंग टू सिमिलैरिटी ऑफ फिजिकल कैरेक्टर्स। सिमिलैरिटी ऑफ फिजिकल कैरेक्टर्स से हम मॉर्फोलॉजिकल एविडेंसेस को डिफाइन करते हैं। नेक्स्ट इज एनाटॉमिकल डेफिनेंसेस। एनाटॉमिकल एविडेंसेस क्या होता है? अकॉर्डिंग टू द सिमिलैरिटी ऑफ बोन्स, जॉइंट्स एंड बॉडी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है, यहाँ पे फिजिकल कैरेक्टर्स के हिसाब से उनके कान देखिए, दे आर वेरी अलर्ट। ठीक है, अलर्ट है सबसे पहले कान, तो आंख है, नोज है, देयर आर सम ऑफ द फिजिकल आपको क्या दिख रहे हैं? सिमिलैरिटीज दिख रहे हैं, देयरफॉर दे आर नोन एज मॉर्फोलॉजिकल। नाउ दीज आर सम एनाटॉमिकल। ठीक है, यहाँ पे आपको कुछ ना कुछ सिमिलैरिटी दिख रही है, ठीक है, इसीलिए उनको हम कहते हैं एनाटॉमिकल एविडेंसेस। Next is vestigial organs. Vestigial organs are the organs which are degenerated or useless organs of the organisms are called as vestigial organs. For example, हमारे लिए अपेंडिक्स है, यूजलेस टू ह्यूमंस, लेकिन रूमिनेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रूमिनेंट्स क्या करते हैं? अपेंडिक्स एक्चुअली क्या, अगर आप बहुत ज्यादा कुछ खा लेते हो ना, मतलब बहुत ज्यादा कच्चा बच्चा खा लेते हो तो उसके लिए वो मदद करता है। और हम तो कच्चा बच्चा कभी खाते नहीं, हमारे से कच्चा बच्चा खाना नहीं होता, राइट? तो इसी वजह से हम ज्यादा कच्चा नहीं खाते, राइट? थोड़ा थोड़ा सा कच्चा खा लेते हैं, लेकिन बाकी का ज्यादा कच्चा नहीं खाते। रूमिनेंट्स तो पूरा ही कच्चा खाते हैं, घास पत्ती पूरा सब वैसे ही खा लेते हैं। मसल्स ऑफ योर पिन्ना, ये मसल्स ऑफ योर पिन्ना ना monkeys, donkeys you can tell also, dogs you can tell, सारे एनिमल्स इसको बहुत अच्छे से यूज कर लेते हैं, हम नहीं यूज कर पाते इतना ज्यादा। ठीक है, हमारी इतनी शार्प नहीं है मसल्स ऑफ योर पिन्ना। Tailbone, wisdom teeth, body hairs of human beings. These are some of the examples for this. Now we have paleontological evidences. Paleontological evidences क्या है? चलिए देख लेते हैं what are paleontological evidences. Remains of organisms which are buried due to disaster are called as fossils. What are fossils? They are the remains of organisms. देखिए और एक बार बता रही हूँ, remains of organisms which are buried due to some reason are called as, which are buried due to disasters or due to some reason are called as fossils. Remains of organisms which are buried due to buried due to disasters or due to some reason are called as fossils. The carbon dating method is used in paleontology and anthropology. वर्टिब्रेट स्टोरी, ओके, ये तो इसका पार्ट ही है। ओके, अभी कार्बन डेटिंग मेथड देखते हैं, क्योंकि अभी हमने सबसे पहले मॉर्फोलॉजिकल देख लिए थे विच आर फिजिकल कैरेक्टर्स पे बेस्ड है, एनाटॉमिकल विच आर बेस्ड ऑन द बोन्स, वेस्टिजियल विच आर बेस्ड ऑन द डीजनरेटेड ऑर्गन्स, एंड द फोर्थ विच वी आर लुकिंग एट पैलेंथोलॉजिकल विच आर बेस्ड ऑन द फॉसिल्स। फॉसिल्स क्या है? remains of organisms which are buried due to disasters or any such reason is called as
fossils. अब कार्बन डेटिंग देख लेते हैं. If an animal dies, then the ratio between C14 and C12 changes continuously. As C14 is non-radioactive, the time passed after death can be calculated by measuring the ratio of C12 and C14. This is called as carbon dating method. तो होता है क्या कि C14 और C12 ये क्या होता है, ये कंटिन्यूसली चेंज होते हैं, ठीक है, कंटिन्यूसली चेंज होते रहते हैं. लेकिन अगर एनिमल मर जाता है, अगर एनिमल मर जाता है तो उसके बाद में हम C14 और C12 के रेशो को कैलकुलेट करके निकाल सकते कि वो कितने साल पहले मरा था या कितने साल अब हो चुके हैं उसको मर के. ये सारी चीजें आप क्या कर सकते हो, निकाल सकते हो उसके लिए. ओके, नाउ वी लर्न अबाउट द नेक्स्ट, दैट इज कनेक्टिंग लिंक्स. ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसके बेस से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और वो भी कुछ ही चीजें हैं जो स्पेसिफिकली इंपॉर्टेंट है. Some plants and animals show some morphological characters by which they can be related to two different groups. तो कुछ ऐसे plants और animals होते हैं जो मतलब दो क्लासेस डिफरेंट ग्रुप्स में की सिमिलैरिटीज दिखाते हैं. जैसे देखिए, लंग फिश परफॉर्म्स रेस्पिरेशन विद लंग्स इररिस्पेक्टिव ऑफ बीइंग फिश. वो फिश है लेकिन तो भी वो रेस्पिरेशन दिखाती है ह्यूमंस की तरह. मतलब लंग फिश परफॉर्म्स रेस्पिरेशन विद द लंग्स. वैसे तो फिश कभी लंग्स के साथ में रेस्पिरेशन नहीं दिखाती है, लेकिन वो फिश दिखाती है. मैमल्स आर इवॉल्व फ्रॉम रेप्टाइल्स और एम्फीबियंस. तो इससे हम बता सकते हैं कि मैमल्स जो है ना वो रेप्टाइल्स और एम्फीबियंस मतलब वर्टिब्रेट्स वर स्लोली ओरिजिनेटेड फ्रॉम इनवर्टिब्रेट्स, जैसे हम कह सकते हैं यहाँ पे. नेक्स्ट वी हैव एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंसेस. एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंसेस क्या है, चलिए देख लेते हैं. एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंसेस इज अकॉर्डिंग टू सिमिलैरिटीज इन एम्ब्रियो. मतलब एम्ब्रियो में जो सिमिलैरिटीज है, मतलब जो एम्ब्रियो में सिमिलैरिटीज होते हैं ना, उसके हिसाब से ये एविडेंसेस होते हैं. एग्जांपल, पेरिपेटस, एनिलिडा, आंथ्रोपोडा. अब ये जो है ना, ये एनुअल क्लासिफिकेशन में आपने पूरा पढ़ाई कर ली है इसकी, ठीक है. डक बिल्ड प्लेटिपस ले एग्स लाइक रेप्टाइल्स बट इज अलाइक मैमल्स. ये पेरिपेटस, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा में क्या दिखाता है ना. आपको एग्जाम में से पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा एनिमल है जो एनिलिडा और आर्थ्रोपोडा में. आर्थ्रोपोडा और आर ऑल द ऑर्गेनिजम्स जो भी जिसके पास में टू अपेंडिजेस होते हैं, मतलब दो लेग्स होते हैं. आर्थ्रोपोडा मतलब सारे कीड़े मकोड़े दुनिया भर के सारे उधर ही आ जाते हैं, फिर गंदे गंदे कीड़े. और एनिलिडा इज नथिंग बट वर्म्स जो होते हैं ना, वर्म्स वगैरह हम कहते हैं, दे आर द एनिलिडा. सो जो ऐसा एक एनिमल जो एनिलिडा और आर्थ्रोपोडा में आता है उसको हम कहते हैं पेरिपेटस. मतलब जो सिमिलैरिटी दिखाता है उसको कहते हैं पेरिपेटस. डक बिल्ड प्लेटिपस इज नथिंग बट डक बिल्ड प्लेटिपस वो एग ले करता है लाइक रेप्टाइल्स बट इट इज लाइक ए मैमल्स. वो मैमल्स जैसे होके भी वो एग क्या करता है, एग ले करता है लाइक रेप्टाइल्स. ठीक है, अब वी हैव कंप्लीटेड दिस पार्ट. ठीक है, नोट्स में मैंने इतना पूरा पार्ट कंप्लीट कर लिया है. एक बात थी, यहाँ से रीड कर लेते एक बार. दिस इंडिकेट्स पेरिपेटस इज कनेक्टिंग लिंक बिटवीन एनिलिडा एंड आर्थ्रोपोडा. डक-बिल्ड पेरिपेटस lay eggs but slowly but shows the relationship due to mammalian glands. Lungfish performs. तो ये तो सारी चीजें हमने देख ली है. मैमल्स और ओके ओके ओके. अब यहाँ से डार्विन थ्योरी से एक रीजन है कि मैंने यहाँ पे नोट्स क्यों नहीं निकाले हैं यहाँ से. देयर इज अ रीजन, क्योंकि ये जो पार्ट है ना ये पूरा थ्योरी का पार्ट आता है. स्टूडेंट्स, थ्योरी का पार्ट खुद करना इंपॉर्टेंट है, ठीक है. इसीलिए आई रिकमेंड कि आप ये खुद रीड कर दीजिए और पूरा यहाँ से पूरा थ्योरी का पार्ट है. आई रिकमेंड कि आप खुद रीड कर लीजिए, उसको समझ लीजिए. यहाँ तक अगर आपको कोई भी डिफिकल्टी वगैरह आती है तो बता दीजिएगा. अगर कोई भी डिफिकल्टी नहीं है तो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्जाम्स. थैंक यू.